चलिए हाय, गुड मॉर्निंग। इस वाली वीडियो में ऑडिट का चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चलिए, तो ऑडिट का चैप्टर 1 का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 की, जिसका नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले इस चैप्टर के वेटेज को समझते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के वेटेज को समझते हैं। तो इसका वेटेज है, इसका वेटेज है अराउंड 4 to 6 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखता है ये चैप्टर। 4 to 6 मार्क्स का इसका वेटेज आता है एग्जाम्स में। और मैंने आपको जो मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था राजा, उसमें आपको समझाया था कि ऑडिट कैसे पढ़ना है और हर सब्जेक्ट कौन सा थ्योरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है, किसमें किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली चैप्टर को शुरू नहीं कर रहा हूँ, पहले कुछ बैकग्राउंड की बात करता हूँ। मैं डायरेक्टली चैप्टर को शुरू नहीं कर रहा हूँ, पहले बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड क्या है सुनिएगा। मैं अकाउंट्स को ऑडिट से कनेक्ट कर रहा हूं। मैं अकाउंट्स को ऑडिट से कनेक्ट कर रहा हूं, सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस में इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले बिजनेस में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने किसी के साथ कोई अग्रीमेंट कर लिया, ठीक। तो ये इवेंट्स होते हैं। फिर इवेंट्स ही आगे चल के ट्रांजैक्शन का शेप लेते हैं। इवेंट्स ही आगे चल के ट्रांजैक्शन का शेप लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो कल चल के मैं उसी सप्लायर के साथ परचेज करूंगा, तो परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो मतलब पहले इवेंट होते हैं और इवेंट ही फिर आगे चल के ट्रांजैक्शन का शेप लेते हैं। ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं या दो तरीके के हो सकते हैं, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। बेसिक बातें कर रहा हूं आपके साथ। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन आपके बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं या बैलेंस शीट को इंपैक्ट करते हैं। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो आपके P&L में जाते हैं। यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, बात को मेरी समझिएगा। क्वेश्चन ये आता है, अभी जो P&L नेचर के ट्रांजैक्शन है वो P&L को इफेक्ट करेंगे। अच्छा, अब P&L के तीन रिजल्ट हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट आएगा, या तो लॉस आएगा, या फिर नो रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, ये भी बात ठीक है। अब ये अल्टीमेटली इंपैक्ट किसको करेंगे? कैपिटल अकाउंट को। जी अल्टीमेटली इंपैक्ट किसको करेंगे? कैपिटल अकाउंट को। मतलब प्रॉफिट आया होगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, लॉस आया होगा कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, नो रिजल्ट आया होगा तो कैपिटल अकाउंट इंटैक्ट रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर ये कैपिटल अकाउंट हम लोग कहां शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब अल्टीमेटली इंपैक्ट कर रहा है ये बैलेंस शीट को। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती हुई, कहीं पे भी कुछ भी गलती हुई, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको क्या बोला, इवेंट ही अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन का शेप लेता है। फिर ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो P&L में रिकॉर्ड होते हैं और P&L के रिजल्ट ये हो सकते हैं। फिर ये अल्टीमेटली इंपैक्ट करता है कैपिटल अकाउंट को, फिर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड को इंपैक्ट करता है, अल्टीमेटली बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप देख पा रहे होंगे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अगर एक में भी गलती हुई, फॉर एग्जांपल मैंने गलती से रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया या वाइस वर्सा कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, किसी एक में भी गलती होगी तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या होगा? आपकी बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी। मैंने किसी रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस को कैपिटल नेचर मान लिया या कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस को रेवेन्यू नेचर मान लिया, इंपैक्ट क्या होगा? आप समझ सकते हो, बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी। इसी वजह से यहाँ पे रोल आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। यहाँ पे रोल आता है रोल ऑफ a CA comes into the picture
यहीं से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आना शुरू होता है। क्यों सर? अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सबकी क्या करेगा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा और चेक करेगा कि सब कुछ ठीक तरीके से रिकॉर्ड है कि नहीं, मतलब एक तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा कि P&L में वही एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं और बैलेंस शीट में वही एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो कैपिटल नेचर के हैं। तो मतलब सब कुछ जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है सब कुछ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आके क्रॉस चेक करता है। तो यहीं से शुरुआत होती है डेफिनेशन की, यहीं से शुरुआत होती है डेफिनेशन की। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं डेफिनेशन। सर किस चीज की डेफिनेशन? सुनिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, तो सुनिएगा ऑडिट की डेफिनेशन क्या कहती है। सबसे पहला कि इट इज एन, क्या बोल रहा है कि इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या बोल रहा है कि ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। क्या बोल रहा है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ अनबायस एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? अनबायस एग्जामिनेशन। अब अनबायस का मतलब क्या है? सुनिएगा, आपने क्लास में टेस्ट दिया और मैंने कहा कि आप अपनी ही कॉपी चेक करके नंबर दे दीजिए। आप अपने आप को जायज नंबर दोगे कि ऑब्वियसली आप अपनी गलती छुपाने की कोशिश करोगे? आप अपनी गलती छुपाने की कोशिश करोगे। मतलब आप जो एग्जामिनेशन कर रहे हो वो कहीं ना कहीं बायस्ड एग्जामिनेशन है। तो ऑडिट कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, ये एग्जामिनेशन किसका है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपकी बैलेंस शीट आ गई, P&L आ गया, CFS आ गया, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स आ गया जिसमें क्लाइंट हमारा डिस्क्लोजर्स देते हैं, ठीक है, और लास्ट में चेंजेस इन इक्विटी आ गया। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं। अच्छा, थर्ड इज, मैंने क्या बोला कि ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब क्वेश्चन ये आता है किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो ऑफ एनी एंटिटी, मतलब ये एग्जामिनेशन किसी भी एंटिटी का हो सकता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब वो कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, दोनों ही केसेस में एग्जामिनेशन होगा। मतलब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती हो या प्रॉफिट ना कमाती हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है? प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लेकिन मैं बोलूं रिलायंस फाउंडेशन, जो जिसकी शुरुआत नेता मुकेश अंबानी जी ने की थी, तो ये क्या हो गया? ये रिलायंस फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो क्या रिलायंस फाउंडेशन की भी ऑडिट होगी? बिल्कुल ऑडिट होगी, रिलायंस फाउंडेशन की भी ऑडिट होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है? देखिए, पहला ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो। अच्छा, फिर irrespective of size, लीगल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। मतलब उस एंटिटी का लीगल साइज क्या है, लीगल फॉर्म क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। साइज मतलब कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। आप चाहे छोटी कंपनी हो, आप चाहे बड़ी कंपनी हो, ऑडिट सबकी होगी, चाहे आप छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। लीगल फॉर्म का मतलब है कि आप रजिस्टर्ड कैसे हो, आप किस तरीके से रजिस्टर्ड हो। मतलब आप एज एन एओपी रजिस्टर्ड हो, बीओआई रजिस्टर्ड हो, एज एन बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो, एज एन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो, एज एन सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हो।
मतलब आप रजिस्टर्ड कैसे हो, मतलब आपका लीगल आइडेंटिफिकेशन क्या है। और लास्ट में टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर अपॉन। देखिए मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे एक सेकंड रुकेगा, हेलो माइक चेक, ठीक है, ओके फाइन। मैंने आपसे क्या बोला, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऑडिट की डेफिनेशन। तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, मतलब अनबायस एग्जामिनेशन। कैसा एग्जामिनेशन है, अनबायस एग्जामिनेशन है। मतलब जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा तो बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के एग्जामिनेशन करेगा। किसका एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट हो गया, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का P&L, कंपनी का CFS, कंपनी का नोट्स टू अकाउंट्स और कंपनी की चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा जी, उसके बाद ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी हो सकती है, किसी भी एंटिटी की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो। प्रॉफिट कमाने का मतलब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ना कमाने का मतलब जैसे रिलायंस फाउंडेशन, ठीक है। तो मतलब ऑडिट के दायरे में दोनों कंपनियां आ जाती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो या ना कमाती हो। हमें उस एंटिटी का लीगल साइज या लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, ठीक है, बड़ी है छोटी है, एओपी है बीओआई है, किस तरीके से भी उसका आइडेंटिफिकेशन कुछ भी हो, हमें उसके लीगल फॉर्म से मतलब नहीं। और ये एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली ओपिनियन देने के लिए। एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली ओपिनियन देने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे ऑडिट की डेफिनेशन। अच्छा जी, मैं वापस से अपने पहले डिस्कशन में आता हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ, इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी गलत हुआ, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी। क्या इंपैक्ट होगी, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को ही देख के क्या क्या चीजें निकलती है, कंपनी की नेटवर्थ निकलती है, सही बात है कि नहीं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस निकलती है, और कहीं ना कहीं कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी डिसाइड होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये बैलेंस शीट ही गलत है तो कहीं ना कहीं नेटवर्थ, फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिबिलिटी भी गलत होगी। और जब ये चीजें गलत होंगी तो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करेगा, जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करेगा, तो क्या उसका पैसा भी नुकसान में नहीं हो जाएगा, क्या उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है क्या वो रिस्क पे नहीं चला जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी गलत हुआ तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी। क्या इंपैक्ट होगी, अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट इंपैक्ट होगी। और बैलेंस शीट को देखकर ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की नेटवर्थ और कंपनी की क्रेडिबिलिटी डिसाइड होती है। अगर इन तीनों चीज में भी कुछ भी गलत हुआ, हम तो इन्वेस्टर हैं, हम तो नेटवर्थ और क्रेडिबिलिटी देख के पैसा लगाते हैं, हमारा नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे रोल आता है किसका, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कि आप आइए और इन सारे कनेक्टिविटी को चेक करिए और जो है कुछ मिस्टेक्स हैं तो उसको आप सामने लाइए। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन की बात की। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की। किसकी बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। यहाँ पे फोकस कीजिएगा बहुत आराम से। चलिए चलिए बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज की। देखिए आप मुझे बताइए, कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है। जैसे मान लेते हैं मेरी कोई कंपनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा मेरी कंपनी में, डेफिनेटली मैनेजमेंट। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी, कंपनी क्या, कोई भी, मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है।
मैंने क्या बोला, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मैनेजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, तो मैनेजमेंट क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना कैसे चाहिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, ये दो होते हैं, एएस या फिर इंड एएस। एएस कौन फॉलो करता है और इंड एएस कौन फॉलो करता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जनरली बोल रहा हूँ नॉलेज के लिए, फिर भी आपको लिस्ट देखनी है, आप देख लीजिएगा। जनरली मैं बोल रहा हूँ एएस फॉलो करते हैं अनलिस्टेड कंपनीज, मैं जनरली बोल रहा हूँ, और इंड एएस फॉलो करते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो आप ऐसे समझ सकते हो, इंड एएस बहुत बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं जिनका जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और एएस अनलिस्टेड कंपनीज फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब आप अगर अनलिस्टेड कंपनीज हो तो आपको एएस का फॉलो करना है, अगर आप बड़ी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको इंड एएस का कंप्लायंस करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और इसी को हम लोग क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो ये एक और टर्मिनोलॉजी जो हमने सीखी है, पहली तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबल पार्टी, दूसरा हो गया सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा हो गया क्राइटेरिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते किसके लिए, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते किसके लिए, हम लोग बनाते हैं यूजर्स के लिए। हम लोग बनाते किसके लिए, यूजर्स के लिए, कि यूजर्स इसको पढ़ पाए और अपने डिसीजंस ले पाए, यूजर्स इसको पढ़ पाए और डिसीजंस ले पाए। यूजर्स में कौन कौन आ गए, एम्प्लॉइज भी आ गए। क्या सर कंपनी के एम्प्लॉइज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं। ठीक है, बैंकर्स भी आ गए। सर बैंकर्स क्यों पढ़ते हैं, बैंकर्स को पता होना चाहिए ना कि कंपनी लोन देने लायक है कि नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट भी आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट को भी देखना होता है कि अगर हमें कुछ कंपनी को हेल्प करनी है, जैसे कोई लाइसेंस देना है, कुछ सब्सिडी देनी है, कुछ ग्रांट देना है, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कंपनी की रेपुटेशन कैसी है। ठीक है, और कौन आ गया, इन्वेस्टर्स आ गए। इन्वेस्टर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मतलब ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, यूजर्स। क्या हो गए ये, यूजर्स। लेकिन इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, इन्हीं को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इंटेंडेड यूजर्स। क्या बोलते हैं प्यार से, इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। क्या सिखा रहा हूं, टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो हर कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। हर कंपनी में, मैं फिर से गलती बोल रहा हूँ, मैं कंपनी नहीं बोलने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। ठीक है, अब मैनेजमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, या प्रैक्टिकल दुनिया में क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, और ये सब्जेक्ट मैटर मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनना चाहिए, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, अकाउंट्स बनाने का फ्रेमवर्क, अकाउंट्स बनाने का फ्रेमवर्क। तो ये दो हो सकते हैं, एएस और इंड एएस, ये दो हो सकते हैं, एएस और इंड एएस। एएस कौन फॉलो करता है, जनरली अनलिस्टेड कंपनीज। इंड एएस कौन फॉलो करता है, लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो अच्छा, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टीमेटली यूज कौन करता है, यूज कौन, अच्छा यूज का मतलब क्या हुआ, यूज करके वो अपने डिसीजंस लेते हैं, यूज करके वो अपने डिसीजंस लेते हैं। तो यूज कौन करता है, एम्प्लॉइज भी कर सकते हैं कि हमें मतलब कंपनी स्टेबल है कि नहीं, हमारा एम्प्लॉयमेंट स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। बैंकर्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है, इन्वेस्टर्स करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो ये हो गए यूजर्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंडेड यूजर्स। क्या बोलते हैं, इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आपको सिखाई टर्मिनोलॉजी। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया, इसके पहले मैंने आपको सिखाया डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ वर्डेड मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, अब एक प्रोसेस को समझते हैं। किसको समझते हैं, एक प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, एक प्रोसेस को समझते हैं। ये है क्लाइंट, ये कौन है, क्लाइंट, और क्लाइंट को किसी सीए को अपॉइंट करना है।
क्लाइंट को किसी प्रैक्टिशनर या किसी सीए को अपॉइंट करना है, क्या कराने के लिए? ऑडिट कराने के लिए। क्या कराने के लिए? ऑडिट कराने के लिए। ठीक है, तो ये कोई भी चीज ओरली नहीं होती है। क्लाइंट को, प्रैक्टिशनर को क्या देना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट। क्या देना पड़ेगा? एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर क्लाइंट को किसी प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करना है तो क्लाइंट को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? अपॉइंटमेंट लेटर। क्या होगा नाम? अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब ये है कि सर वी आर विलिंग टू अपॉइंट यू एज एन ऑडिटर। ठीक है, हम आपको ऑडिटर के रूप में अपॉइंट करना चाहते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद प्रैक्टिशनर क्या करेगा? उसके बाद प्रैक्टिशनर तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रैक्टिशनर SQC1 की 3 बातें देखेगा। प्रैक्टिशनर तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रैक्टिशनर SQC1 की 3 बातें चेक करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये SQC क्या है? SQC का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में करूंगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फुल फॉर्म इसका, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसका डिस्कशन मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा। अब SQC1 3 बातें क्या बोलता है? वो बोलता है कि सीए, मतलब ये सीए को एड्रेस करता है, प्रैक्टिशनर को एड्रेस करता है, और ये बोलता है कि अगर आपको किसी भी क्लाइंट की ऑर्डर एक्सेप्ट करनी है तो पहले क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक कर लीजिए। पहले क्लाइंट की इंटेग्रिटी चेक कर लीजिए। दूसरा, अपना कॉम्पिटेंस लेवल भी देख लीजिए, कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ प्रैक्टिशनर, मतलब आप अपना कॉम्पिटेंस लेवल भी देख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट बहुत बड़ा है, जैसे HUL, रिलायंस, टाटा, ठीक है, और ऑब्वियसली मेरी टीम बहुत छोटी है या मुझे उतना एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उनके ऑडिट को जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और तीसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट। तीसरा क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस, के मतलब आप इंडिपेंडेंट रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। अब हो सकता है कि जिसकी आपको ऑडिट मिली है, हेलो माइक चेक, माइक चेक, हाँ, जिसकी आपको ऑडिट मिली है वो आपके होने वाले क्या है? फादर इन लॉ है। ये जिसकी आपको ऑडिट मिली है वो कोई फैमिली रिलेशन में आते हैं, तो ऑब्वियसली आप उनकी ऑडिट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ऐसे केस में ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अब ये 3 बातें चेक कर लो। क्लाइंट की इंटेग्रिटी, अगर इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट है, ट्रूथफुलनेस है कि नहीं है। कॉम्पिटेंस मतलब अपना कॉम्पिटेंस लेवल आप चेक कर लीजिए, और तीसरा अपना इंडिपेंडेंस चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर ये तीनों बातें आपने चेक कर ली तो उसके 2 कंक्लूजन निकलेंगे। 2 कंक्लूजन क्या निकलेंगे? कि या तो आप इन तीनों बातों से कंप्लाई कर रहे होंगे, या फिर दूसरी बातें क्या, कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो सिंपल सी चीजें क्या है? रिजेक्ट दी ऑडिट। क्या करना होगा? रिजेक्ट दी ऑडिट। आप तीनों बातों से कंप्लाई कर रहे होंगे तो आप ऑडिट को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन एक्सेप्ट दी आप ऐसे ओरली नहीं करोगे, आप एक डॉक्यूमेंट दोगे। क्या दोगे? एक डॉक्यूमेंट, जिसका नाम क्या होगा? एंगेजमेंट लेटर। आप एक डॉक्यूमेंट दोगे क्लाइंट को, ठीक है, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? एंगेजमेंट लेटर। लेकिन वो आप कब इशू करोगे? जब आप इन तीनों बातों से कंप्लाई करते होगे, मतलब ये तीनों बातें आपके लिए ओके है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया? अगर मैं इसकी हेडिंग में डालना चाहूँ आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे प्रोसेस। क्या सिखाया मैंने आपको यहाँ पे? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब कि कैसे एक ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट करता है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं। तो सबसे पहला, क्लाइंट आपको क्या देगा? अपॉइंटमेंट लेटर देगा। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब है कि हम आपको एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिशनर का काम क्या है कि वो SQC1 की 3 बातें चेक कर ले। ठीक है, SQC मतलब स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। अगर वो तीनों बातें ओके हैं तब तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं ओके हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ओके है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और क्या इशू कर देगा? एंगेजमेंट लेटर। एक्सेप्ट कर लेगा और क्या इशू कर देगा? एंगेजमेंट लेटर। अच्छा जी, तो क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं कि मैंने क्या क्या बातें की आपको इस वाले वीडियो में। क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको शुरू किया ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। वेटेज क्या है इस चैप्टर का? वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। पहले मैंने आपको कुछ बैकग्राउंड बताया।
बैकग्राउंड क्या बताया कि हाँ सर पहले इवेंट होता है, फिर इवेंट की वजह से ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शन दो नेचर के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल बैलेंस शीट पे जाता है, रेवेन्यू पीएनएल को इंपैक्ट करता है, फिर पीएनएल के तीन रिजल्ट हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा या नो रिजल्ट आएगा। अब ये तीनों अल्टीमेटली इंपैक्ट करेंगे कैपिटल को, कैपिटल अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा लायबिलिटी को, लायबिलिटी अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट से तीन चीजें निकल के आती है, नेटवर्थ, फाइनेंशियल पोजीशन और क्रेडिबिलिटी। अब ये तीनों चीजें जो ऐसी है ना, ये बहुत यूजफुल है फॉर डिसीजन मेकिंग, और इन्वेस्टर्स इन्हीं तीनों चीजों को देख के इन्वेस्ट करते हैं। खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली अगर बैलेंस शीट की गलत हो गई, इसकी वजह से बैलेंस शीट गलत हो गई, तो इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। तो यहीं पे रोल आता है, हियर कम्स द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि वो आए और एग्जामिनेशन करे। कौन सा एग्जामिनेशन? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अनबायस्ड एग्जामिनेशन। दूसरा यहाँ पे आता है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। हम यहाँ पे किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन की ऑडिट नहीं कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आ गया? बैलेंस शीट, पी&एल, सीएफएस, नोट्स टू अकाउंट्स, चेंजेस इन इक्विटी। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। हमें उस क्लाइंट का लीगल साइज, लीगल फॉर्म और स्ट्रक्चर से मैटर नहीं करता है। और लास्ट में हम ये सब क्यों कर रहे हैं? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर अपॉन। ऑब्वियसली ऑडिट क्यों हो रही है? ताकि ऑडिटर अपनी वैल्यूएबल कंक्लूजन दे, वैल्यूएबल कमेंट दे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मतलब है अनबायस्ड एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ये सारी चीजें आ गई। एंटिटी मतलब चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। ऑब्वियसली लीगल फॉर्म का मतलब है कि आपका एग्जिस्टेंस कैसा है, आप एओपी हो, बीओआई हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, आप कुछ भी हो, आप ऑडिट के दायरे में आ जाते हो। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या है? टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना कैसे चाहिए? एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर ये अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कौन करता है? यूजर्स। यूज कौन करते हैं? यूजर्स। यूज क्यों करते हैं? टू टेक देयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है। अच्छा जी, मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? रिस्पांसिबल पार्टी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? क्राइटेरिया। और इन सारे यूजर्स को क्या बोलते हैं? इंटेंडेड यूजर्स। क्या बोलते हैं? इंटेंडेड यूजर्स। फिर मैंने लास्ट में डिस्कशन किया प्रोसेस क्या होता है। तो अगर किसी क्लाइंट को एक प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करना है, तो ओरली अपॉइंट नहीं कर सकता, उसको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा रिटर्न में, जिसका नाम होगा अपॉइंटमेंट लेटर। फिर ये प्रैक्टिशनर डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो SQC1 की तीन बातें चेक करेगा, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कॉम्पिटेंस ऑफ प्रैक्टिशनर और एथिकल रिक्वायरमेंट। ये तीनों बातें अगर ओके है तब तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं ओके है तो रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट करने के लिए भी वो ओरली कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम है एंगेजमेंट लेटर। तो होपफुली आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब रहिए, और बहुत जल्दी मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जो इस पूरी बात को आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आपको, और क्या क्या चीजें आप चाह रहे हो इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो मेरे एंड से इतना ही। स्टे ट्यून्ड, और बाकी चलिए, थैंक यू।